अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई गुज़िश्ता 17 दिनों से NICA के ज़ेर हिरासत है। अच्छा, अब मामला जो है वो चलते जा रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं, वीलॉग्स हो चुके हैं, शायद बताने के लिए कुछ भी चीज़ अब बाकी नहीं रही है। लेकिन एक अहम नुक्ता है कि आखिर सादुर रहमान अदालत के अंदर खड़े होकर खुद क्यों ये कहते हैं कि जनाब मेरा मज़ीद रिमांड दे दिया जाए। क्या उन्हें नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की वो लॉकअप पसंद आ चुकी है, या इनके वकील के मशवरे हैं कि खुद को मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ दो और जितना ही तुमसे निकालना चाहते हैं, खोदना चाहते हैं, डिग आउट करना चाहते हैं, वो निकाल लें। अब ये एक सूरत हाल है। लेकिन मैं जिस नुक्ते पर आज इनसे पहला सवाल करूंगा वो है FIR के अंदर लगी हुई जो दफात हैं वो तो ये कहती हैं कि बंदा 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाना चाहिए, शायद डिस्चार्ज भी हो सकता था, शायद 2 से 3 दिन के बाद उसका रिमांड एक्सटेंड भी नहीं होना चाहिए था। आखिर क्या वजूहत है? अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। मुझे ये बताएं, FIR का इंदराज हुआ पीका एक्ट के तहत। पीका एक्ट में 13, 14, 24, 25 और ज़ाब्ता फौजदारी की दफात 2 लगाई गई, 294 और 294-20। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब है। और जो मैंने स्टेटमेंट सारी की सारी FIR की पढ़ी, आपने भी पढ़ी है, उसके बाद क्या 17 दिन तक अंदर रहना बनता है इसका? बिल्कुल नहीं बनता, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे पहले तो गुजारिश करूँगा जो आपने रेलिवेंट ऑफेंसेस जो मेंशन किए हैं, देखिए उसमें सेक्शन 13 है, 14 है, 25 है, 26 है। सेक्शन 13 इज़ एन ऑनलाइन फोर्जरी, सेक्शन 14 इज़ ऑनलाइन चीटिंग एंड सेक्शन 25 इज़ ऑनलाइन स्पैमिंग एंड सेक्शन 26 इज़ स्पूफिंग। ये स्पेसिफिक जो ऑफेंसेस है। 3 साल से कम सजाएं हैं। वो मैं उस पर कन्विक्शन पे आता हूँ, जो पनिशमेंट उसमें गिवन दी गई है उस पर आता हूँ। उसमें नंबर 1 तो ये है कि सेक्शन 13, 14 और 26 दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, क्योंकि ये पीक एक्ट 2016 में आया था, तब ये सेक्शन 13 और 14 बेलेबल थे। अभी 25 में 2025 में अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट में ये भी नॉन बेलेबल कर दिया गया। बेसिक लॉ में इनको नॉन बेलेबल डिक्लेयर कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी वसाफत से मैं सर आपके नाज़रीन को गोशा करना चाहता हूँ। मैंने अभी बताया सेक्शन 14 ऑनलाइन चीटिंग है, तो सेक्शन 13 ऑनलाइन फोर्जरी है। यहाँ रुक जाएं जी, मैं प्लीज इसमें मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, प्लीज आप। मैं जो क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ वो यही है, ऑनलाइन चीटिंग, ऑनलाइन फोर्जरी, यस, किस तरह प्रूव करेंगे? प्रूव तो वेरी नेक्स्ट स्टेप है। पहला मेरा क्वेश्चन, मैं FIA से बात कर रहा हूँ, जो NCI है, तो किसे प्रूव करेंगे कि ये हो गया? मैं हारून भाई आपको गुजारिश करता हूँ आपकी इजाजत से, देखें प्रूव इज अ नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि जो FIR आपके सामने है, जो कंटेंट्स हैं, जो रेसिटल्स ऑफ द FIR है, FIR पूरी आपने गो थ्रू की है, हम भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, उसको देखी है, पढ़ते हैं, उसको थ्रेश आउट करते हैं। किसी जगह भी कोई स्पेसिफिक इसके साथ के खिलाफ है कि यार इसने फलां से फोर्जरी की है, फलां शख्स के साथ इसने चीटिंग की है। इतनी इन्वेस्टिगेशन गुजर चुकी है, 17 डेज की। कोई एक विक्टिम, कोई एक गरीब बंदे की स्टेटमेंट कोई आया सामने, उसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, चलें वो कोई इतना, मैं नहीं कहता कि वो फॉलोअर्स है तो उसको कोई रिलीफ दें, दिस इज इट डजंट मीन। मेरे क्वेश्चन का मतलब ये आई वांट टू से कि वो एक नॉन आदमी है, उसको हर बंदा उससे फेमिलियर है। इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई तो एग्रीड उसके खिलाफ आता कि यार इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरे पैसे खाए हैं, एम्बेसलमेंट की है, मेरे ऑपरेशन की है। तो चीटिंग और फोर्जरी, सिर्फ एक आखिरी बात आपके इस जुमले से आपके सवाल का जवाब होपफुली आ जाएगा कि सिर्फ सेक्शन लगा देने से नहीं होगी बात। आपको कम अज कम वो इल्जाम तो लगाएं कि भाई इसने ये फलां ऑनलाइन फोर्जरी किया, फलां ऑनलाइन चीटिंग की है। अब 26 पे आज स्पूफिंग, वो स्पूफिंग ये है कि आप खुद कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप कोई ऐसी ऐप खुद क्रिएट करते हैं और उसके जरिए सर्टेन लोगों को स्पेसिफिक टारगेट करके उनको चीट करने की कोशिश करते हैं। ये इल्जाम ही नहीं है मेरा के अगेंस्ट, मैं यही बात कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ प्रमोशन के अगेंस्ट है। FIR का जो मतन मैं पढ़ता हूँ, उस मतन के मुताबिक मैं देखता हूँ कि जो दफात लगाई गई है वो भी किसी तक पूरा नहीं उतरती है। सही फरमा रहे हैं आप। जेनेरिक उसके अंदर सारी गुफ्तगू है, ये हुआ, फलां किया, फलां किया। भाई फलां कौन है जिसके साथ किया? एग्जैक्टली यही मेरा मौक़िफ़ है। तो आप ये बात डकी को समझ में नहीं आती है क्या? देखिए साहब, जिस सिचुएशन में है ना,
हरून वो साहब क्यों कोर्ट के अंदर जाके कहता है जनाब ये मेरे हाथ पैर खुले पड़े, मैंने काट लो जो मेरे से नहीं, करना है, क्यों? वो एक अलग बात, उस पर मैं आता हूँ। देखिए गुनाहगार जो होता है ना, समटाइम हमने ये देखा, आप भी रातों के अंदर देखते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज और होती है। वो कहता है कि जनाब या तो मुझे अंदर डाल दें या मुझे निकाल दें, दोनों में एक सूरत, क्लाइंट में यही आता है। लेकिन डकी के ऊपर जब इल्जाम जो जेनेरिक लगे हुए हैं, उनका कोई पीछे बंदा मौजूद नहीं है, तो फिर वो क्यों ये गंद अपने सर के ऊपर थोपना चाह रहा है जबरदस्ती का? अंदर है कि क्या साबित करना चाह रहा है कि इनोसेंट है? मैं अर्ज करता हूँ इसमें हरून साहब दो बातें हैं, एक लॉ लीगल बात है और एक साइकोलॉजिकल बात है जो है इंसानी नफ्सियात से कनेक्टेड है। पहले लीगल बात कर लेते हैं। देखिए लीगल, मैं हर दफ़ा तो आपके दोस्तों से जब बातचीत होती है तो मैं गुजारिश करता हूँ कि कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है। हम जब कोर्ट का कोई डिसीजन होता है तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगाना मुनासिब नहीं। अब कोर्ट ऑफ लॉ रिपीटेडली उसका रिमांड ग्रांट कर रहे थे, ठीक है, जो लास्ट डेट पे जब 2 दिन का रिमांड दिया गया तो रिटन ऑर्डर जारी हुए जो मुतलका आईयू हैं उनको कि कंक्लूड योर इन्वेस्टिगेशन विद इन 2 डेज, मीनिंग देयर बाई कि आज फाइनल था, आज उसमें जुडिशियल होना था, और हमने सो मच सो लास्ट डेट पे उसके पावर ऑफ अटॉर्नी वकालतनामे उसे साइन करा के रेलिवेंट कोर्ट से अटेस्ट भी करवा लिए थे। बेल पिटीशन आज हम पूरी फाइल रेडी करके लाए हुए थे कि आज टुडे वी गोना फाइल द बेल पिटीशन, और हमने स्टेट को नोटिस करवाना था बेल में आर्गूमेंट्स के लिए। अब जो आज ये वाली सिचुएशन है, जब हम लोग वहाँ पे पेश हुए और डेफिनेटली बिफोर मेकिंग माय सबमिशन बिफोर द कोर्ट अपने क्लाइंट से साथ से डिस्कशन की, तो दिस वाज लिटिल बिट एस्टोनिशिंग फॉर मी आल्सो कि साथ से जब डिस्कशन हुई तो आज शाह साहब को जो मैंने उसको जो ऑब्जर्व किया है वो शायद उस यकीनी तौर पर ये था कि मैंने इतना लंबा रिमांड, फिजिकल रिमांड मैंने गो थ्रू कर लिया, मेरे अगेंस्ट कोई उस स्पेसिफिक एफआईआर के इल्जाम के मुतल्लिक कोई भी सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस भी नहीं आया, और अब नई चीजें अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई हैं। उसका ये मौकफ था कि उस्मान भाई मैं अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं रहने देना चाहता, ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, आई एम रेडी टू गेट इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम दीज मैन, दीज जेंटलमैन, ठीक है जी, करें मुझे इन्वेस्टिगेट, फर्दर मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछे, सिर्फ मुझे पूरा बात करने दीजिएगा। इसलिए जब मैंने साहब को आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कन्विंस हिम कि यार आज आप जुडिशियल होना जा रहे हैं और इसमें डेफिनेटली हम बेल में जाएंगे। ही वॉलंटेरिली साइड है कि उस्मान भाई ठीक है, वो मैंने भी आर्डर वो पढ़ा है, डेफिनेटली उसे गो थ्रू किया सारा आर्डर, लेकिन जो अब ये फर्दर मेरे ऊपर जो चीज़ें इल्जाम लग रहे हैं, मैं जब अल्लाह के फजल से वो जब बाहर आता है, बेल आउट होता है, ट्रायल में इंशाल्लाह वो किटल भी होगा, तो अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं रहने देना चाहता वो कोई कि यार मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन किया, मैंने कोई लीगल रास्तों से निकाल के मैंने कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला, और आप वाली बात कि वो शायद वो अपने को सरेंडर कर रहा है, उसने रिमांड के लिए सरेंडर नहीं किया। आप कोर्ट की स्टेटमेंट पढ़ें और जो आपके कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, लेट मी कंप्लीट। नहीं सर, वो उसने वर्ड यूज किया है कि सर ये मैं बोनाफाइडली ये मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, सर आई एम रेडी टू गेट इन्वेस्टिगेटेड। कितना करना चाहते हैं? वो एक इंसान है 5 फीट का, कितना निकाल ये लेंगे? ये क्या निकालना है? ये क्वेश्चन मेरे मुतलका नहीं है, देखिए ये मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन करने वालों के मुतलका, आप उनसे पूछें, ये आपकी जरा की चीज होगी, मुझे ये बताएं ना। वो तो इंशाल्लाह जब होगा वो आपके सामने होगा। अगर आपने उसको जुडिशियल भी करवाना और उसके बाद जब आपने उसकी बेल फाइल करनी है, तो फिर आपके आर्गूमेंट तो होंगे और इन सब चीजें उसमें आएंगी। आगे एक पर्ची सी बनाकर, एक किताबचा बनाकर उन्होंने भी कोर्ट का आगे रखना, जी हमने ये कुछ इसके खिलाफ इकट्ठा किया है। मुझे बता दें उसके किसी भी जो मुलजिम होता है उससे क्या चीजें इकट्ठी की जाती हैं, किस तरह के मोबाइल ले लेंगे, लैपटॉप ले लेंगे, अकाउंट्स उसकी डिटेल ले लेंगे, राइट लेफ्ट की डिटेल उससे इकट्ठी करेंगे, ये तो ले ली उन्होंने पहले दिन ही ले ली। ऐसे ही इन 17 दिनों में ऐसा कौन सा नया काम वो करने जा रहे हैं? एग्जैक्टली मैं ये लास्ट डेट पे भी हमने ये घोषणा की थी ऑनरेबल कोर्ट में कि उसके खिलाफ इल्ज़ाम है कि उसने अपनी ब्लॉग और सोशल मीडिया अकाउंट से उसने प्रमोशन की है। ये सारी चीज़ें तो उसके हरून साहब मोबाइल में या लैपटॉप में है। बोथ ऑफ दीज आर्टिकल्स आपको रिकवरी इन देयर पोजीशन से जाके रिकवरी तो नहीं करनी ना? एग्जैक्टली मैं वो यूज कर रहा हूँ वही चीज़ें। अब उसके बाद उन्होंने उसके अकाउंट्स को और उसके जो अपने एसेट्स को, उन चीज़ों को वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो गए और इस मामले को चलता रहा और मजीद डिवाइसेस ये हमने रिकवर करनी है। देखिए इसमें समझने की बात ये है, FIR भी एक इल्ज़ाम है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन करके जो उस फाइल का पेट भर रहे हैं ना,
ये सारी चीजें एट द टाइम ऑफ ट्रायल कोर्ट में प्रूव होनी है, अभी येट टू बी प्रूव। अब उन वो चीज उस एफआईआर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो खत्म हो जाता है काम वहीं पर ही। एग्जैक्टली। और ये चीजें इंशाल्लाह जब ये कोर्ट में आएंगी, ट्रायल में आएंगी, तो ये चीजें इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह के फजल से कि ये लीगल प्रोसेस है, लीगल जो हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन और जो हमारा ट्रायल का प्रोसीजर है, ये चीजें प्रूव नहीं हो पाएंगी। और इसीलिए आज साद ने, मेरा ख्याल है कि मेरी बीइंग कॉमन मैं बात करूं, कॉमन मैन बात करूं, तो उसने आज बड़ा हाई स्पिरिट से कि यार ठीक है, मैंने इतना भुगत लिया है, मेरे ऊपर मैं इतना कुछ आ गया है, तो ठीक है यार, मुझे वो भी जो करना चाहता कर लें। क्वेश्चन और मेरे जहन में भी हाँ आया जी। आपसे बात करते हुए, इसका दायरा कार वसी कर दिया गया इस इन्वेस्टिगेशन का। आपने भी कहा कि अननेसेसरी जो चीजें थी उनको भी इस दायरा कार में लाया रहे हैं। अगर कल को कोई एक इसी का कोई यूट्यूबर दोस्त आगे कह रहा है हाँ जी हमने तो मिलकर किया, तो फिर क्या देखिए करेंगे? उसमें तो बड़ी बात क्लियर है क्योंकि कि जिस लोगों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। मैं अर्ज करता हूँ, कोई बंदा आगे कहता है कि जी मुझे, मैं साथ के साथ ये बीसी के साथ करता रहूंगा, ये को अक्यूज की जो स्टेटमेंट होती है ना, इस पर बड़े क्वेश्चन मार्क होते हैं। कोर्ट इनको को पॉजिटिव निगाह से नहीं देखती, क्रिमिनल लॉ इसको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। को अक्यूज की स्टेटमेंट से तो फिर कोई भी किसी शख्स के खिलाफ आके बयान दे सकता है। मैं कह सकता हूं हारून साहब, मैंने खुदा नास्ता को क्राइम किया है, मैं आपको जानते भी नहीं जी, वो हारून साहब है लाहौर में, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। वो ज़ाब्ता फौजदारी के 109 इसीलिए है ना, वो तो रख लेते हैं, फिर यहाँ फांसियां भी हुई नहीं उसमें। नहीं वो ठीक वो है, जो फांसियां हुई है वो 109 पाकिस्तान में की। 109 में आज भी किसी को धरा जा सकता है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि इसके भी कोई तैयारी रखी हुई है कि अगर को क्यों आ जाता है इंशाल्लाह लॉ में, कानून में हर चीज की रेमेडी मौजूद है, और हम इंशाल्लाह लीगल फाइट भरपूर फाइट करेंगे, की भी है, और उसी फाइट का नतीजा के लास्ट डेट पे आईओ को डायरेक्शन भी हुई, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ये भरपूर फाइट करेंगे, और जो भी कोई इल्जाम लगाएगा, जो भी कोई उसके खिलाफ एलिगेशन आ रहा है, वो इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में डिसप्रूव होगा। चलो। और इंशाल्लाह ये साथ, आई एम वेरी होपफुल और बिलीव कि इंशाल्लाह ये साथ बाइज्जत बरी होगा, तमाम इल्जामात इसके ऊपर डिसप्रूव होंगे, और ये बाइज्जत शहरी की तरह इस मुल्क में जिंदगी गुजारेगा इंशाल्लाह। चलें, हम भी दुआ करते हैं कि जनाब आपकी कोशिश, आपका क्लाइंट जो है बाज़ तौर पे बरी हो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तकवीम भी। तकवीम ने आज कोर्ट को कवर किया है, और इस हवाले से मैं तकवीम से पूछता हूँ कि आज कोर्ट का जो है क्या हालात है। तकवीम, क्या आज कोर्ट में बॉडी लैंग्वेज ज़रा मुझे बताएं, डकी को लेकर आते हैं, कोर्ट के अंदर क्या कन्वर्सेशन हुई है? आज तकरीबन 9:15 बजे डकी को अदालत में लाया गया था। पहले जब होता है कि रिमांड के मामला होते हैं तो 12 साढ़े 12 बजे डकी को लाया जा रहा था। इससे पहले एक दिन 8:30 बजे तकरीबन लेके आए थे, और आज जब डकी को लाया गया है तो उसकी जो लीगल टीम है, जो उनके वकील हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनके एसोसिएट्स वहाँ पे मौजूद थे। तो फिर लीगल टीम के जो एसोसिएट्स थे उनकी तरफ से सदा की गई कि उनके वकील यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो हाई कोर्ट में है, तो थोड़ी देर के लिए जनाब केस को रोक दिया जाए। तो फिर जज साहब ने कहा कि ठीक है, 10 मिनट के लिए इसको रख लें। और उसके बाद उनके वकील वहाँ पे पहुँचे हैं, और उनके जब वकील वहाँ पे पहुँचे हैं तो उनके वकील ने जज साहब से कहा है कि डकी भाई जो हैं वो अदालत से कुछ कहना चाहते हैं। तो जज साहब ने उनकी बात सुनी है, तो वो ये कहते हैं जी कि मेरा इतना लंबा रिमांड हो गया है और मैं मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को मज़ीद इन्वेस्टिगेट अगर इदारा करना चाहता है तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद फिर जनाब अदालत की तरफ से डकी का मज़ीद 2 दिन का जो है वो रिमांड दे दिया गया है। मतलब आज आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने इस्तदा नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि जी रिमांड में चाहिए, उन्होंने सजा की है, लेकिन साथ में डकी ने ये कहा है एंडोर्स कर दी थी, मुझे दे जो दें। प्रोसिक्यूशन है उनकी तरफ से सजा की गई थी कि 4 से 5 दिन का रिमांड दिया जाए। अच्छा, साथ में डकी ने भी कहा कि अगर मजीद हमें द्वारा जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो फिर लीगल टीम जो है डकी की, उन्होंने कहा कि इतना लंबा रिमांड नहीं, पहले भी 17 दिन हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद अदालत ने जो है वो 2 दिन के लिए डकी भाई को दोबारा से NCCI की तहवील दे दी है। चलें, बहुत शुक्रिया। तकरीम मेरे साथ मौजूद है। डकी का केस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। उनके वकील से आपने गुफ्तगू सुनी, जो FIR थी उसके पोस्टमार्टम की कोशिश की गई और बताया गया कि ये जो जितने भी इल्जाम हैं बड़े जेनेरिक किस्म के लगे हैं, कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। और आने वाले दिनों में जब ट्रायल शुरू होगा, जब चलान आएगा इस केस का, तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल झाग की तरह बैठ सकती है, और आने वाले दिनों में डकी के लिए कुछ अच्छी खबरें शायद सामने भी आ सके। दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।